हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का स्टेप बाय स्टेप जिस मंथ में जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो आपका मासिक डिवीजन, मंथली डिवीजन एनसीईआरटी का, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 3.2 है उस पर हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली 3.2 के जो पहला प्रश्न है, जो बीजीय मेथड यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो बीजगणितीय विधि है, उसमें आपकी जो पहली प्रतिस्थापन विधि है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसी विधि से आपके जो पहले प्रश्न के सारे भागों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया था। और आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है, उसके दूसरे और तीसरे इन दोनों प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले विद एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है वहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न तो हम लोग दिया पिछले वीडियो में सॉल्व ही कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा प्रश्न है भाई, वो क्या कह रहा है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, दूसरे प्रश्न में जो हमारे दो समीकरण दिए गए ना, इन समीकरणों को हल करके आपको क्या करना है, x और y हल करने के लिए अभी हम लोगों ने केवल एक ही विधि सीखी है, वो आपकी प्रतिस्थापन विधि है। जब आप बोर्ड के एग्जाम में होंगे और यहाँ पे कोई विधि मेंशन नहीं है, कोई भी विधि नहीं लिखी है, तो जब कोई विधि लिखी नहीं होती है, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो हम फ्री होंगे किसी भी मेथड से हल करके हमें x और y के मान क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे ना, वो मान यहाँ पे रख देंगे जो आपका y बराबर mx धन 3 है। और यहाँ से एक रैखिक समीकरण बनेगा और उस समीकरण को हल कर दीजिएगा, वहां पे आपका m का मान आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रश्न को नोट करें। और जो हमारा दूसरा वाला प्रश्न है ना, उसमें 2x धन 3y बराबर 11 ये पहला समीकरण है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। चलिए नोट करते हुए हल करते हैं। दोनों समीकरणों को हम लोगों ने नोट किया। अब आप चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से, दोनों समीकरणों की सहायता से x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा समीकरण है उसी से x का मान ज्ञात करें। या देखिए, यहाँ पे ये भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसका मतलब क्या है, 2x का मान ज्ञात करके और उसी समीकरण में स्थापित कर देंगे, इसीलिए तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं भैया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दूसरा है उसी को लेकर के चल रहे हैं। समीकरण 2 से जो हमारा दूसरा समीकरण है उसी को लेकर के चलेंगे। तो देखिए भैया, 2x माइनस का 4y और बराबर आपका क्या है, माइनस का 24। तो यहाँ पे माइनस का 24 लिख दीजिए, माइनस का 24। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, माइनस का 24 लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग 2x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये माइनस का जो 4y है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ले जाइए तो प्लस हो जाता है। रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है, जो तरीका है, जो नियम है, उसको पालन करेंगे। तो
तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4y है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4y पहले लिख दीजिए और फिर माइनस का 24 लिख दीजिए, और ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ से इस तीसरे समीकरण से जो आपने 2x का मान ज्ञात किया है, और ये मान आप यहाँ पे, ये जो आपका समीकरण है यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x का मान, यानी कि समीकरण 3 से जो 2x का मान आया है वो समीकरण 1 में रखने पर, वही बात नोट करते हैं। अब जो हम लोगों का 2x का मान है वो हमारे इस समीकरण 1 में रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें भाई, जो ये आपका 2x है इसकी जगह पे 4y धन माइनस का 24 है जो समीकरण 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 4y और माइनस का 24 और फिर धन का 3y और इक्वल टू 11, ये आपका वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये 4y और ये 3y दोनों धन के जुड़ जाएंगे ना, तो 4 3 कितना होता है 7y और माइनस का 24 और बराबर 11। ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया है, एक चर वाला। इसको हल करना हम लोग पिछली क्लास में पहले से सीख चुके हैं, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका 7y बराबर 11 और ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा तो प्लस का 24, तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ से देखिए आपका 7y बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देन आपका y बराबर क्या हो जाएगा 35, गुणे में था बटे में हो जाएगा, भाग कर दीजिए, y बराबर 5, यानी कि y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, y का मान 5 आ गया है। अब इस y के मान को क्या करना है, पहले दूसरे तीसरे किसी एक समीकरण में रख दीजिए और आप हल कर दीजिए, वो भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा, और हल कर दीजिए, वहां से x का मान आ जाएगा। फिर जब x और y के मान आते हैं तब हम लोग को m का मान भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे y का मान किस में रखना चाहते हैं आप जिसमें चाहें उसमें रख दीजिए, मैं यहाँ पे तीसरे में रखूंगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम लोग तीसरे समीकरण में रख रहे हैं, तो तीसरा समीकरण भी लिख लिया। अब यहाँ से देखिए क्या है 2x बराबर 4y है, y का मान ये 5 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, 4 गुणे 5 और माइनस का 24, 4y का मतलब क्या होता है 4 गुणे 5। तो यहाँ से देखिए आपका 2x बराबर 20 और माइनस का 24, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप घटा दीजिए तो माइनस का 4 बचेगा, 20 से 24 घटेगा, एक धन एक ऋण घटता है और चिन्ह आपका ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ज्यादा आपका ऋणात्मक, इसलिए ऋण का चिन्ह लगेगा। तो x बराबर माइनस का 4 और बटे 2, यहाँ से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। x और y का मान आपने ज्ञात कर लिया है। अब जब आपने x और y के मान ज्ञात हो गए, वो मान आप यहाँ पे y बराबर mx धन 3 में रख देंगे। तो वही यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, x और y का मान y बराबर mx धन 3 में रखने पर। y बराबर mx धन 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो y की जगह पे 5 रख दीजिए भैया, 5 रख दिया। m और x का मान कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 रख दीजिए और फिर धन का 3। अब यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए m बराबर माइनस का 2m और धन का 3 आएगा। अब ये आपका एक रैखिक समीकरण बन रहा है। बस जैसे अभी आपने एक रैखिक समीकरण को हल किया था वैसे ही हल कर दीजिए। जो माइनस का 2m है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर ये 3 आपका वैसे लिख दिया, 5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 2m बराबर माइनस का 2 बचेगा ना, बचेगा 3 माइनस 5। तो यहाँ से देखिए m बराबर माइनस का 1 आ गया, और x और y के मान आपके ये ज्ञात किए गए हैं। x बराबर माइनस का 2 है, y बराबर माइनस का 5 है। और इस तरीके से जो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न है हम लोगों का हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आ रहा हो
तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न यानी कि तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखिए आपके ये वर्ड प्रॉब्लम है यानी इबारती प्रश्न है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा रैखिक समीकरण युग्म में। जैसे ये आपका 2x धन 3y बराबर 11 या x धन y बराबर 5, इस तरीके के समीकरण में बदलना पड़ेगा जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। और फिर उसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ये भी कह दिया गया हल करना है भैया, तो ये ध्यान रखिए प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला आपका समीकरण क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, यानी आपके पास कोई दो संख्याएं हैं उनको अंतर करते हैं यानी घटाते हैं, तो आपको 26 मिलता है। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या x मान लेंगे और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी इस छोटी वाली की। या बड़ी संख्या को x मानो या छोटी संख्या को x मानो, जिसको चाहो आप वैसे कर लीजिए और फिर हल कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना एक जो बड़ी संख्या या छोटी संख्या को x मानिए और बड़ी संख्या को y मानिए। हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी बड़ी संख्या है उसको x मान लिया और छोटी संख्या को y मान लिया। अब जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो संख्याएं हैं उनका अंतर आपका 26 है। अंतर आपने बड़ी को x लिया है, छोटी को y। बड़ी से छोटी घटाते हैं तो घटा दीजिए हमने x माइनस y, वो कितना आता है 26, यानी बराबर आपका 26 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार घटाएंगे। बड़ी से छोटी घटाया, कितना आया 26 आया और पहला समीकरण बन गया। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जो दूसरा नियम है उस पे आ जाइए। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी होगी, जो बड़ी होगी, है ना। बड़ी वाली क्या है, छोटी की 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या करिए, दोनों को बराबर करिए। बड़ी आपकी x है और वो क्या है, छोटी वाली की 3 गुनी। छोटी वाली कितनी है, y है, उसका 3 गुना 3y, तभी तो बराबर होंगी। यहाँ से आपका एक और समीकरण मिलेगा। y को इस तरफ ले आइए, यानी x माइनस 3y बराबर 0। ये हम लोगों का दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो भैया क्या करिए, समीकरण 2 से ही चलिए। जो आपने ये x बराबर 3y, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से जब हमारे दोनों समीकरण बन गए हैं उनको अब हल करना है। तो समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y बराबर 0 है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, और ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 3y जो हम लोगों ने ज्ञात किया है उसको क्या करना है, समीकरण 1 में रखिए। 3 वाला मान 1 में रखिए। तो वही यहाँ पे लिख दिया, x बराबर 3y, समीकरण 1 में रखने पर x माइनस y बराबर 26। यही तो हमारा पहला समीकरण है। x की जगह पे आपको ये 3y रख देना है। तो 3y और माइनस का y है, 3y माइनस y बराबर 26। ये आपका एक रैखिक समीकरण एक चर वाला बन गया। घटा दीजिए, 3y से y घटेंगे, 2y बचेगा और बराबर 26। देन y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है। y का मान आ गया है, y का मान हम लोगों का 26 आया है। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, जिसमें चाहो। तो y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे, तीसरे में, आसानी रहेगी। 3 में रखने पर तो भैया रख दो, किसने मना किया है। तो x बराबर क्या है, 3y है। यही तो हमारा समीकरण तीसरा है। x बराबर 3 और गुणे 13, क्योंकि y का मान आपने 13 ज्ञात किया है। तो यहाँ से x बराबर 13 आते हैं 39 होता है।
x और y का मान आपका आ गया है। अगर आप प्रश्न का आंसर चेक करना चाहते हैं, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, बड़ी वाली छोटी की 3 गुनी है 13 × 39, छोटी वाली आपकी 13 है, उसका 3 गुना करिए और इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 39 से 13 घटाइए तो आपका 26 मिलता है। और इस तरीके से पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? ट्रांसलेशन आपका कैसा समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं भैया अगले भाग पर। पहले प्रश्न को हल करने के बाद जो तीसरे का दूसरा भाग है उस पे आ चुके हैं और दूसरा वाला भाग भी बिल्कुल पहले जैसा है। जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए, जो आपको एक नया शब्द मिले उस पर फोकस करिए। वर्ड प्रॉब्लम का यही फॉर्मूला है, जो इबारती प्रश्न होंगे क्या करना है, जो आपके नए शब्द हैं उनका मतलब क्या है उसको खोजने की कोशिश करिए, आपका प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि दो समपूरक, एक नया वर्ड आया है, बस यहीं से आपका हल होगा। समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बड़े कोण और छोटे कोण के बीच का अंतर 18 डिग्री है, जो कि आपका पहले जैसा दो संख्याओं का अंतर, वहां संख्याएं थी यहाँ पे कोण आ गया। तो क्या है, बड़े कोण और छोटे कोण को मान लीजिए, उनका अंतर कर दीजिए। बड़ा अगर x ले लेते हैं, छोटा y ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, उन दोनों का अंतर यही तो है 18 डिग्री। और अब आपका एक ये जो दूसरा समीकरण बनाने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अब समपूरक कोण क्या होते हैं, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं। पूरक और समपूरक दो कोण पढ़े होंगे आपने। पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो समपूरक कोण हमारे ऐसे कोण होते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। तो आपने एक बड़ा कोण लिया, एक छोटा। बड़ा कितना लिया x, छोटा y, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए भैया, x धन y बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। देखिए आपके दो समीकरण बन गए। अब इनको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हल कर दो भैया। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रश्न में जो मेन बिंदु है कि आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें नया शब्द क्या है, वो जो जो कह रहा है वैसा करते चले जाइए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x अंश या डिग्री y डिग्री, ये हमने ले लिया। अब प्रश्न के अनुसार उन दोनों कोणों का अंतर, या कहें बड़ा कोण जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। और ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण का नियम क्या बताया है कि जो समपूरक कोण है उनका योग 180 अंश होता है। कोण आपने x डिग्री लिया, y डिग्री लिया, तो यहाँ पे x धन y बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि जो हमारे समपूरक कोण हैं उनका योग 180 अंश होता है। पहला और दूसरा समीकरण आपका बन चुका है। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चाहे आप समीकरण 1 लीजिए, चाहे समीकरण 2 लीजिए। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग समीकरण 1। जो माइनस का चिन्ह है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। समीकरण 1 से जो पहला समीकरण है, तो x माइनस वाई बराबर 18 अंश 18 डिग्री। यहाँ से y को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 18 डिग्री धन y, और ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ पे इन समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। पहला समीकरण लिया था हमने, तो पहले में कदा भी नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सेम चीज हम लोग नोट कर लिए, x बराबर 18 धन y जो आपका आया है वो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 भी हमने नोट कर लिया है, x धन y बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे x की जगह पे 18 धन y रख दीजिए, तो 18 धन y, और पहले से जो y था उसको भी नोट कर लिया 180 अंश। अब इसके बाद यहाँ से y धन y आपका 2y बराबर 180 अंश,
और ये 18 है, लेफ्ट से राइट जाइए, माइनस का हो जाएगा क्योंकि धन का। इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण की जैसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बराबर, इसको घटाइए भैया, 180 से 18 अंश घटाएंगे तो 2, 6 और 1, यही तो आएगा। देखिए 18, यहाँ पे 10 से 8 के 2, 7 बचा, 7 से 1 घटाइए 6, यानी 162 अंश। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 162 अंश बटे 2, भाग कर दीजिए, 2 अटे 16, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर आपका 81 अंश आ गया है। y का मान आ गया। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, जिसमें चाहो आप उसमें रख सकते हो। y बराबर 81 अंश जो ज्ञात किया है वो समीकरण 3 में रख रहे हैं और तीसरा समीकरण भी नोट कर लिया है। अब यहाँ पे y की जगह पे 81 रख दीजिए। ये x बराबर आपका 18 अंश और धन 81 अंश, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो आपका 99 आएगा भैया। x का मान 99 आ गया है और y का मान आपका 81 अंश पहले से आ गया है। हमें केवल बड़ा और छोटा कोण ज्ञात करना था। बड़ा कोण आपका 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश, इन दोनों को घटाइए तो आपको 18 डिग्री प्राप्त होगा, 18 अंश प्राप्त होगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 180 अंश मिलेगा। आप यहाँ से प्रश्न का आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपका सेकंड भाग है वो भी हल हो गया है। अब आ जाइए भैया तीसरे भाग पर, और तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है कि आपका एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, उसके लिए उन्होंने 3800 रुपए दिए। अब बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें और खरीदी, तब उनको 1750 रुपए में मिला। अब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यानी हमें क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। तो सिंपल सी बात है, आपको जो नहीं पता है उसको x और y चर में ले लीजिए, ABC चर ले लीजिए, जो चर चाहें आप वो ले लीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपया और एक गेंद की जो कीमत है y रुपए। अब आप 5 बल्ले खरीदो, चाहे 6 बल्ले खरीदो, चाहे 7 बल्ले खरीदो, चाहे 8, जितने चाहो। एक का मूल्य पता है तो 7 का मूल्य ज्ञात करना हमारे लिए आसानी है, 7 का उसमें गुणा कर देंगे। ऐसे ही गेंद, अगर आपको एक गेंद आपको 20 रुपए की तो 2 गेंद 40 रुपए की। जैसे आपको ज्ञात करना हो, 50 ज्ञात करने हो तो क्या करेंगे, एक वाला का जो मूल्य है वो आपको उस संख्या से गुणा कर देना होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। एक पेन का मूल्य अगर पता है तो हमें अगर 10 का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम गुणा कर देंगे, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए। वही चीज हम लोग लिख लिए कि माना प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य आपका y रुपए है। अब आपका जो प्रश्न में पहले 7 बल्ले 6 गेंद आपको 3800 रुपए में मिलती हैं, तो वही यहाँ पे 7 बल्लों का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, रुपया 7x, और 6 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y। अब इन दोनों को जब आप दुकान पे जाओगे, चाहे 2 चीजें खरीदो चाहे 10 चीजें खरीदो, तो जो मूल्य उसको दोगे तो सभी को जोड़ करके दोगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x धन 6y, और आप कितना रुपया दे रहे हैं, 3800 रुपए। और ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है उसमें कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, यही तो कह रहा है, 3 बल्ले 5 गेंदे आपको 1750 रुपए में देना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, यानी कि 3x रुपए, और इसके बाद आपकी 5 गेंदों का मूल्य 5y हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके आप कितना दुकानदार को दे रहे हैं, वो आपका 1750 रुपए है। और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसे चाहे आप वैसे हल कर सकते हैं। तो चाहे समीकरण 2 लीजिए चाहे पहला लीजिए, जो चाहे आप वो लीजिए। तो दूसरे समीकरण से ही ले लें, चाहे पहले समीकरण से ले लो, तो चाहे जिससे चाहो आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से दूसरा जो समीकरण है
1750 माइनस का 5y। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस का 5y और बटे 3, और ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से समीकरण 3 में जो x का मान आया है वो पहले समीकरण में लिख दीजिए। समीकरण 1 को भी लिखा और इसके बाद जो तीसरा समीकरण है उसको भी नोट किया। अब मान रख दीजिए भाई, तो x की जगह पे आपको ये 1750 माइनस 5y बटे 3, यही तो हमारा आया था तीसरे समीकरण से, 1750 माइनस 5y बटे 3, वही यहाँ पे रख देंगे भाई। तो देखिए आपका 7 ऐसे ही लिख दीजिए, जो आपका 7 है उसको ऐसे ही x की जगह पे 1750 माइनस 5y रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 रख दिया भाई, तो यहाँ पे 7 और इसके बाद देखिए 1750 और माइनस का 5y और इसके बाद बटे का 3 है ना, और धन का 6y और बराबर 3800। अब आपका ये केवल और केवल एक चर वाला समीकरण बन गया, वो भी रैखिक समीकरण। अब इस रैखिक समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 का इस प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 0, 7 पन्ना 35 के 5 हासिल लगे 3, और इसके बाद 17 7 119, अब उसमें 3 जोड़ दीजिए 122, इतना आ गया। माइनस का 35y और बटे 3 और इसके बाद धन का 6y और बराबर 3800। इसके बाद इसके बटे 1 करिए, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 2 2 5 0 माइनस 35y, 35y लिखिए भैया 35y, तो यहाँ पे 35 है ना, तो 35y और धन 6 18y और बराबर 3800। ये जो 3 बटे में था इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ये आपका एक साधारण सा एक समीकरण बन गया। अब आप गुणा करिए और सॉल्व करिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें भाई, गुणा करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो 12,250 वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, और माइनस ये देखिए 35 धन 18y, 35 से 18 घटा दीजिए तो माइनस 17y और बराबर ये इसका गुणा कर दीजिए 1 0 1 0 है ना, 3 का गुणा 8 में 3 अटे 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 3 का 9 2 11। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250, इतना ही तो आएगा। ये धन का था, इधर आएगा ऋण का हो गया। अब आप इसको हल कर देंगे तो माइनस का 17y बराबर, इसको घटाइए भैया, तो 12,250 से 11,400 आप घटाएंगे। घटा दीजिए 0 5 और 12 से 8 घटाइए तो 12 8 के 12 4 के 8, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 12 से 4 घटाएंगे तो 8, यहाँ 0 0, तो यानी कि कितना माइनस का 850 बचा। इतना समझ में आया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल 17y बराबर 850 बचेगा। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17, ये गुणे में था बटे में हो जाएगा, 17 अपना 85 होता है यानी कि 5 और एक ये 0 50 आ गया। y बराबर आपका 50 आ गया, और y आपका क्या था, एक गेंद का मूल्य था, यानी कि प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपए। अब इसके बाद इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो वही लिखते हैं भैया, y बराबर 50 हम लोग समीकरण 3 में लिखेंगे ना, तो हमने तीसरा समीकरण भी नोट कर लिया, तभी तो मान रख पाओगे। तो y बराबर x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। अब यहाँ पे क्या करिए, x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 और y की जगह पे 50 और बटे 3। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1750 माइनस 50 का गुणा 5 में करिए 250 आएगा और बटे 3,
इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1500/3 भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा यक्स बराबर 3×5 = 15 2 0। यक्स का मान आ गया 500 और वाई का मान आया 50। तो यहाँ से यक्स आपका क्या था प्रत्येक बल्ला का मूल्य लिया था ना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो हम लोग लिख देंगे प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य 500 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपए। और इस तरीके से जो आपका तीसरा भाग है वो भी हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, यानी कैलकुलेशन था, बाकी रूल्स और रेगुलेशंस आपको वही फॉलो करना है जो कि आप पिछले प्रश्नों में सॉल्व करते हैं, जो प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व किया था। इसमें क्या था भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन था हमारा, और कैलकुलेशन में तो आप एक्सपर्ट हो क्योंकि भैया गुणा और भाग करना आसानी से सीख चुके हैं आप। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले भाग पर। और अगला भाग आपका जो चौथा भाग है वो क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि क्या है, उसका कहना है जो टैक्सी वाले हैं कि आपको एक फिक्स्ड चार्ज, नियत चार्ज देना ही है, फिर आप जितने किलोमीटर जाओ उसका भी यह चार्ज देना पड़ेगा। तो उनका नियम ये है कि 10 किलोमीटर अगर दूरी के लिए आपको 105 रुपए देना पड़ता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए देना पड़ता है। कितना भैया, 155। तो ये बात ध्यान रखिए कि 155 रुपए आपको 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज कितना है और 1 किलोमीटर का कितना आपको देना पड़ रहा है। और अगर वही व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें कि भैया फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा ज्ञात करें और प्रति किलोमीटर की जो चार्ज है वो ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज आपको 100 रुपया देना पड़ता है और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए आप वाई रुपए, 1 किलोमीटर जाएंगे तो वाई रुपए। तो देखिए पहला 10 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर का कितना है वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई, यही तो होगा। और फिक्स्ड कितना है 100 रुपया, वो तो देना ही देना है। फिर अतिरिक्त जो किलोमीटर जाओगे तो यक्स धन वाई 10 वाई बराबर कितना दे रहे हैं आप 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, यही तो हुआ 105। ये पहला समीकरण बन गया कि नहीं बना। ऐसे ही आपका फिक्स चार्ज है ही और उसमें कितने किलोमीटर जा रहे हैं 15 किलोमीटर, तो 15 वाई हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर का हम लोगों ने वाई और कितना दे रहे हैं 155। दो समीकरण बन गए, इन दोनों को हल कर देना है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया। चलिए अब आ जाओ, यही बात नोट करते हुए आप हल करते हैं। अब हम लोगों ने लिख लिया है कि जो नियत भाड़ा है वो x रुपया है, जो फिक्स चार्ज है जिसको आप फिक्स चार्ज कहते हैं वो आपको x रुपये देना करना तय हुआ है। और इसके बाद जो 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपये। अब प्रश्न के अनुसार 10 किमी के लिए जो भाड़ा आपका 105 रुपये है, यही तो कह रहा है। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 105 रुपये देना पड़ता है, 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपये देना पड़ता है। तो उनकी हम लोग भाड़ा निकाल लें। 10 किलोमीटर के लिए आपने 105 रुपये दिया, लेकिन 10 किलोमीटर में क्या क्या शामिल है, एक नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का कितना देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा आपका यक्स है और उसमें आपका 1 किलोमीटर का वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो ये 10 वाई और बराबर आपका 105 हो गया। और ये आपने पहला समीकरण दे दिया। अब इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा है 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है 155 रुपये, उसमें भी वही चार्ज, फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर के लिए आपको 15 वाई देना पड़ेगा और ये आपका 155। और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। पहले और दूसरे समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 है उससे लीजिए या समीकरण 2 है उससे लीजिए, वहां से x का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 2 से ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से जो दूसरा समीकरण है तो यक्स धन 15 वाई बराबर 155 है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 वाई। यक्स का मान ये हमने ज्ञात कर लिया है और इसको तीसरा समीकरण दे दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए
यक्ष का मान, जो यक्ष का मान ये 155 माइनस 15y आया, ये कहाँ रख दीजिए, यक्ष का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर जब आप रखोगे यानी प्रतिस्थापित करोगे ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या है, यक्ष धन 10y, यक्ष धन 10y बराबर कितना था 105। यक्ष की जगह पे आप 155 माइनस 15y यही तो है, और धन का 10y और बराबर 105 है। अब यहां से हल कर दीजिए भैया, ये माइनस का 15y, ये धन का 10y, माइनस का 5y बचा, और बराबर ये 105 और ये माइनस 155, यही तो है। अब यहाँ से माइनस का 5y बराबर कितना, यहाँ पे देखिए दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो माइनस का चिन्ह बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 50 बचा, ये तो बचा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 50 और बटे माइनस का 5, तो यहाँ से y बराबर 10 आ जाएगा। दोनों ऋणात्मक हैं तो धनात्मक हो जाएंगे, y का मान आपका 10 आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो भैया 10 रुपए ले रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर का जाने का 100 रुपए हो गया, तो वहाँ पे 5 रुपया फिक्स चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए जो y का मान है वो हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 जिसमें चाहो वहाँ रख दो। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा जो आपने उसमें आसानी रहेगी इसीलिए रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर रख दो भैया। जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 आपका क्या है, जरा ध्यान दीजिए, समीकरण तीसरा यक्ष बराबर 155 माइनस 15y वहीं पे रख दीजिए, तो यक्ष बराबर 155 माइनस 15y, यहाँ पे y की जगह 10 रखिए, 155 माइनस 15 गुणे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 दाम 150, क्या आ गया 5, यानी यक्ष बराबर आपका 5 आ गया। यक्ष आपका क्या था, नियत भाड़ा, और y क्या था, प्रति किलोमीटर। अब आप जोड़ लीजिए, 10 किलोमीटर का गए तो कितना हो गया 100 रुपए, भाई 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 10 किलोमीटर का 100 रुपए, 5 रुपया नियत चार्ज जोड़ दिया, फिक्स चार्ज जोड़ दिया। ऐसे ही आप 15 किलोमीटर का जाएंगे तो 15 दाम 150 और उसमें नियत चार्ज जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 155। अब आप प्रश्न पे जरा हो, एक चीज आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे मोस्टली ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो 25 किलोमीटर का जाने का देखिए आपका, तो क्या हो जाएगा, इन यहाँ पे ये 10 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर, 15 10 25 हो गया, तो यानी कि क्या हो गया 25 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का 105 रुपया, 15 किलोमीटर 155, इनको जोड़ दिया कहना 260 आ गया। गड़बड़ हो जाएगा भैया, नहीं ऐसा करेंगे हम। अब 25 किलोमीटर का निकालते हैं भैया, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर का किराया, तो लिखेंगे 25 किमी का भाड़ा, 25 किमी का भाड़ा कितना है, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 और गुणे 10 हो जाएगा, और उसमें नियत चार्ज आपका 5 रुपए है, वही यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 250 और धन का 5 कितना आ गया 255, और लेकिन आपने क्या किया था यहाँ पे 260 बताया, अगर इस तरीके से करते गलत हो जाता है ना, तो ये बात ध्यान रखना है। तो जो नियत चार्ज जो आपका है वो एक ही बार जोड़ेगा, 2 बार आप डिवाइड किए तो 2 बार थोड़ी ना लेना है, एक ही बार लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा वो कितना होगा भैया 255 रुपए आएंगे, 1 किलोमीटर का 10 रुपए और नियत चार्ज आपका 5 रुपए है। और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न है हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले भाग पर, और अगला भाग आपका क्या कह रहा है, वो कुछ भिन्न से संबंधित है। तो जैसे ही आप भिन्न पढ़ा तो भिन्न को जैसे शब्द आया आपके दिमाग में 2 शब्द आ जाने चाहिए, भिन्न कैसे बनती है और भिन्न में क्या क्या होता है। तो
तो सबसे पहला भैया देखिए भिन्न में आपका इस तरीके से लिखा जाता है अंश और बटे हर। बस इतना जान गए तो आप समझ लो काम हो गया। इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या कह रहा है देखिए भैया 5वें भाग में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर आप 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, तो जो आपकी भिन्न मिलेगी वो आपकी 9/11। कब? जब दोनों में 2 जोड़ोगे। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5/6, यानी कि 1 बढ़ा दिया तो भिन्न गड़बड़ा गई, क्योंकि उसको सरलतम रूप में भी तो बदल सकती है। हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें अंश और हर का मान पता हो। तो सबसे पहले भिन्न का अगर अंश आप x लेते हैं, अंश को x ले लीजिए और हर को y ले लीजिए। बस अंश और हर हमने ले लिया। अंश आपका क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। ये आपकी भिन्न है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। वो किसके बराबर हो रहा है? 9/11 के। और यही बात अगले कंडीशन में क्या है, अगर आप दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो 3 जोड़ दीजिए। 3 बराबर कितना आया? 5/6। ये एक आपका समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो चलिए यही बात नोट करते हुए भैया हल करते हैं। जो बात अभी आपको बतलाई गई है उसी बात को यहाँ पे नोट कर लिया गया है। तो कह रहा है कि हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अब जो आपकी भिन्न कैसे लिखी जाती है? अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। तो अंश बटे हर हम लोगों ने लिख दिया, तो x/y, अंश हम लोगों ने x का। अब प्रश्न के अनुसार देखो, आ जाओ भैया, प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दोगे तो 9/11 हो जाइए। तो यहाँ पे आपका अंश कितना है? x, और बटे हर कितना है? y। दोनों में 2 जोड़ो तो दोनों में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाइए? 9/11। ये आपका एक समीकरण बनेगा। कैसे? तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करिए भैया। इस 11 का x-2 में होगा। 11x-2 बराबर 9 और ब्रैकेट में y-2। ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो 11x है ना, और धन 22 और बराबर 9y और धन 18। अब इस 9y को लेफ्ट हैंड साइड लाइए और 22 को इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा? 11x माइनस का 9y और बराबर, ये 18 ऐसे ही लिखा, और 22 इस तरफ आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस का 22 लिख दीजिए। 11x और माइनस का 9y और बराबर माइनस का 4। 18 4 22 होता है। ये हम लोगों का पहला समीकरण बना। 11x माइनस का 9y बराबर आपका माइनस का 4। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन आपकी क्या कह रही है उसको भी जरा देख लिया जाए। अगर आप 3 जोड़ोगे, अगर दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ोगे तो 5/6 के बराबर हुई। यहाँ पे जो हमारी भिन्न है वो x/y के रूप में है। अब दोनों में 3 जोड़ दो तो हम जोड़ दिए भैया 3, और बराबर कितना है? 5/6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही नियम, तिरछा गुणा करिए और हल करिए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 6 और ये x-3 और बराबर 5 और यहाँ पे y-3। तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा के बाद आप ब्रैकेट खोल दीजिए। 6x और धन 18, ये तो होगा 6×18 बराबर 5y और माइनस 5×15। तो यहाँ से देखिए आपका 6x माइनस का 5y, जो y था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाए, जो हमारे चर हैं उनको एक तरफ, अचर को एक तरफ। यहाँ पे माइनस का 15 और माइनस का 18। यही तो -15 कहाँ से आ गया? प्लस का 15 है भैया। तो ये प्लस का 15, तभी वो माइनस कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे देखिए आपका 6x माइनस का 5y बराबर, यहाँ पे घटाइए 15 से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3, और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया।
पहला और दूसरा समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो हमारी भारतीय प्रश्न थी उसको हमने रैखिक समीकरण में बदल लियो है। अब जब बदलने के बाद आप क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण से लेकर चल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, जो आपका समीकरण दूसरा है वहीं से लेके चलिए। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से 6x बराबर, ये 5y ऋण का था, इधर आएगा धन का हो जाएगा 5y और माइनस का 3। और यहाँ पे x बराबर 5y माइनस का 3/6। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हम लोगों का तीसरा समीकरण। अब देखिए थोड़ा सा समीकरणों को हम लोग हल करने का जो प्रोसेस है कई बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर दे, टाइम बच जाएगा आपका, है ना। तो चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे समीकरण 3 आ गया है। अब आप इस समीकरण 2 को लिया था, अब ये जो x का मान आया है कई बार रखियो समीकरण 1 में, हमने दूसरे समीकरण से लिया था, अब तीसरे में, पहले में रखेंगे तीसरे का मान। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये हम लोगों का पहला समीकरण है। तो वहां पे लिखिए x का मान समीकरण 3 में रखने। पहला समीकरण नोट हो गया है। अब आप क्या करिए, मान रख दीजिए x का। तो जो 11 है उसको आप एज इट इज रखिए और x की जगह पे ये मान रख दीजिए 5y माइनस का 3 और बटे 6, और ये माइनस का 9y और बराबर माइनस का 4। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 11 का 5 में भी गुणा 5y के साथ और माइनस 3 के साथ, तो 11 पचे 55 होगा, है ना। 11 तो हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55y और माइनस का 33 और इसके बटे 6 माइनस का 9y, इसके बटे 1 कर लीजिए माइनस का 4। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे भैया, इनको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, वो जो नियम पड़ा है। यहाँ पे दोनों का लासा 6 आ रहा है तो 6 ले लिया। अब इस ये क्या हो जाएगा 5 5 यानी 55y माइनस का 33, और ये 6 का इस माइनस 9y के साथ गुणा हो जाएगा, माइनस 9 6 54 होता है और y और बराबर माइनस का 4। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करिए, इनको हल करिए। 55y माइनस 54y, केवल y बचा और माइनस का 33 बराबर, ये 6 बटे में था, इधर आएगा गुणे में, तो माइनस का 24, 6 चौक 24 होता है। अब यहाँ से माइनस का 33 लेफ्ट से राइट लाइए, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 24 और प्लस का 33। 33 से 24 घटा दीजिए, 13 से 4 गए 9, यानी कि y का मान आपका आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ये आपका 9 आ गया। y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब इस y का मान आप तीसरे समीकरण, दूसरे समीकरण और पहले समीकरण में जिसमें चाहे आप उसमें रख दीजिए। y बराबर 9 समीकरण 3 में रखना है, और समीकरण 3 भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस 3 को यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिए भैया, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और y है ना, y का मान हम लोगों ने 9 ज्ञात किया, वो यहाँ पे रख दीजिए, और माइनस का 3 बटे 6 गुणा कर दीजिए भैया, तो 5 9 45 माइनस का 3 और बटे 6, 45 से 3 घटाइए तो 42 और बटे 6 कितना आ जाएगा 7, यानी x बराबर आपका 7 आ गया। x हम लोगों का क्या था, अंश था, और y हर था, तो यहाँ पे अंश बराबर 7 आ गया है। लिख दीजिए अंश बराबर 7 तथा हर बराबर आपका 9। हर आपने y लिया था ना, हर आपका y है जो 9 आया है, अंश आपका x है जो 7 आया है। अब यहाँ से आप भिन्न ज्ञात कर लीजिए, आपसे भिन्न कह रहा था, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, तो 7 बटे 9, और यही आपका भैया आंसर हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ अगले भाग पर। अगला यानी कि जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है, उसका आखिरी प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। और आखिरी वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, यानी कि जैकब एक है और उनका एक पुत्र है। तो जब उम्र से संबंधित प्रश्न आए तो उसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी, केवल और केवल 2 बातें। उसको एक उदाहरण के
द्वारा समझ लीजिए। जैसे कह रहा है ना, इसमें प्रश्न में पहले देख लेते हैं हम लोग। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और इसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यानी कि आज की बात कर रहा है। अगर आप आज 10 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, मान लीजिए आज आप 15 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 15 वर्ष के हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं 5 वर्ष पहले, तो कितने साल के होंगे? कितने साल के होंगे बताइए? तो 5 वर्ष पहले का मतलब 10 वर्ष। कैसे आया? 15 से 5 घटा दिया। अब आप अगर अभी वर्तमान में 15 वर्ष के हैं और 5 वर्ष बाद पूछा जाए, 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा? 15 धन 5 यानी कि 20 वर्ष के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस यही बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जैकब और उसके पुत्र, तो जैकब की उम्र माननी है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु माननी है। अब बस जो ये 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले का नियम कह रहा है वो आप लगा दीजिए। 5 वर्ष बाद अगर कहेगा तो हम 5 में जोड़ देंगे, अगर 2 वर्ष बाद कहेगा 2 उस वर्तमान आयु में जुड़ जाता है, और अगर यही बात पहले की बात करेगा, 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो वर्तमान आयु में 2 वर्ष घट जाएगा, और अगर 2 वर्ष बाद की बात करेगा तो वर्तमान आयु में 2 वर्ष जुड़ जाएगा। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे, आपका आयु से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग यही बात नोट करते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तीसरे प्रश्न के आखिरी भाग यानी कि जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है वो कंप्लीट होने वाली है इस प्रश्न के साथ। तो जो हम लोगों ने जैकब उसमें जो प्रश्न पढ़ लिया, अब जो जैकब है उनकी हमने वर्तमान आयु x वर्ष ले लिया, उनके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष ले लिया। तो वहां पे जो प्रश्न में कह रहा है ना 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, तो यही तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे हम लोग लिख लिया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब इस समय वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद में x धन 5 वर्ष के हो जाएंगे। बताइए कितना समझ में आया? अब उनका पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? तो वो अभी तो 5 साल x धन 5 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 5 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है कि जो जैकब यहाँ पे x धन 5 है और इसके बाद ये y धन 5 है ना, यही तो है। उनका पुत्र y धन 5 उम्र का, y धन 5 वर्ष का। अब जो प्रश्न है दोनों को अगर बराबर करते हो तो उसमें प्रश्न में आ जाइए, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये जैकब है वो 3 गुना है। दोनों को अगर बराबर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले में जो कम है उसमें 3 गुना गुना कर दीजिए ना भाई, जो कम हो उसमें जोड़ दीजिए या उसमें से घटा दीजिए, यही तो है। तो जैकब आपका 3 गुना हो जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए उसके पुत्र में 3 से गुणा कर दीजिए। यहां से हल करिए, x धन 5 बराबर 3y और धन 15, ब्रैकेट खोलेंगे तो 15, इस 3y को इधर ले आइए तो x माइनस का 3y बराबर ये 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा? 10। यानी कि जो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 10। ये पहला समीकरण आपका आ गया, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। जो उनकी उम्र कह रहा ना 3 गुनी, जो प्रश्न है उस पर भी ध्यान देके चलेंगे। कह रहा है ना पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर ली जाए तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी और 5 वर्ष पूर्व उनके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कहा तो जैकब वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने होंगे? x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 वर्ष। भाई जब अभी हमने बताया, एक्सप्लेन किया, जब उम्र से संबंधित आपके जब भी भारतीय प्रश्न आ जाए 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, पहले और बाद वाली। पहले में हमेशा घटेगा, जितने वर्ष पहले की बात कहेगा वर्तमान आयु से घटता है, और इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। यही तो है। अब आपका जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आप चलिए, x माइनस 5 ये जैकब है
और y माइनस 5 ये कौन है, उनके पुत्र हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो भैया बराबर करने के लिए जो पुत्र हैं उनको आप 7 गुना कर दीजिए। यहां से आपका एक समीकरण बना लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35, यही तो आएगा। अब यहाँ से 7y को इधर ले आइए, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और ये इधर आएगा धन का हो जाएगा 5। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 और ये दूसरा समीकरण बन गया। पहला और दूसरा समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और समीकरण दूसरा लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 से क्या करेंगे, हल करने के लिए जो समीकरण 2 है वहीं से शुरुआत कर दो, कहीं से भी कर दो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस, अभी आपने याद किया है ना, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, वही यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। माइनस का 7y लेफ्ट हैंड साइड से राइट ले जाइए, x का मान ज्ञात कर लीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा 7y और माइनस का 30 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप तीसरा समीकरण दे दीजिए और इस समीकरण 3 का जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि दूसरे से हमने ज्ञाति किया है उसमें नहीं रखेंगे, पहले में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 भी नोट कर लिया। x की जगह पे 7y माइनस 30 रख दीजिए, तो 7y माइनस का 30 और माइनस का 3y हमने कहा पहले का है और बराबर 10। यहाँ से 7y माइनस 3y कितना बचा, 4y बचा और बराबर ये 10 माइनस का 30 है ना, इसको आप इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 30 हो जाएगा। अब इसको और आगे हल कर लीजिए एक रैखिक समीकरण के जैसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y बराबर 40 आ गया ना। 40 को आप हल कर दीजिए भैया। 40 को जब आप हल करेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर 40 और बटे 10, y बराबर 10 कहाँ भैया, 10 तो आंसर आ रहा है 4 है, y 4 गुणे में था वो बटे y बराबर 10। थोड़ा सा आखिरी है तो जल्दबाजी होने लगी, ऐसा मत करिए आप लोग, कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम हो चाहे क्लास वर्क हो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझ के करिए काम आप। अब आप आ जाइए, y का मान ज्ञात हो गया है, इस y का मान समीकरण 1 2 3 कहीं भी रखो, आप हल कर दीजिए भैया। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखेंगे और समीकरण 3 को नोट कर लिया है। अब यहाँ पे x बराबर 7 और y का मान 10 है और माइनस का 30, 7 दाम 70 और माइनस का 30 बराबर 40। 70 से 30 घट जाएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 40 आ गया। और x हम लोगों ने क्या लिया था, जैकब की वर्तमान आयु, और y आपने क्या लिया था, उसके पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ से आपका जैकब की उम्र 40 वर्ष आ चुकी है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष आ चुकी है, तो वही यहाँ पे लिख देते हैं। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। जो जैकब है वो 40 वर्ष के हैं और उसका जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। और इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.2 है वो भैया कंप्लीट हो जाती है। छठा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अब दूसरा और तीसरा पूरा सॉल्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हमारी ये पीडीएफ बुक है वो नया जो एडिशन है 2023-24 उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आपका जो प्रश्नावली 3.2 पूरी होने के बाद अगली विधि है विलोपन विधि है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए।